Class 10 Geography Chapter 3 Part 3 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको देखिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब आपको था वर्षा जल संग्रहण की बात की गई है। वर्षा जल संग्रहण की बात करते हैं। देखिए वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत हम ये देखते हैं क्या इसमें कुछ खास है। तो रेन वाटर जिसको अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। रेन वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण की बात यहाँ देखिए। many thoughts that given the disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative, both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures. देखिए बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण यहाँ एक देखिए बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों की देखिए लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमि जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिका और नवगुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। कि हम जो इसके ऊपर फिर संग देखें। many thoughts that given the disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water, and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs and their water needs and their water needs in hill and mountainous regions people built in hill and mountainous regions people built in hill and mountainous regions, people built diversion channels like the Gulls or Kuls of the Western Himalayas for agriculture, rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. Particularly in Rajasthan, in the flood plains of Bengal. People developed inundation channels too. Inundation channels to irrigate their field in arid and semi-arid regions. Agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the Khadins in Jaisalmer and Johads in other parts of Rajasthan. देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए कि आपको कुल पश्चिमी जैसी वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है।
हम देखिए बनाइए पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिका बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में आपको खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहर खादिन देखिए यहाँ पर KHADIN खादिन और जोहर JOHA देखिए जोहर JOHA जो देखिए JOH मतलब जो DS मतलब क्या होता है हर देखिए डी से दौड़ भी होता है, डी से अंगा भी होता है यहाँ पर। तो जोहर इसके उदाहरण आपका है। तो यहाँ पे उससे पहले एक ख़ास जो चीज़ आपको देखने को थी वो यहाँ पे ये है कि देखिए आपको जो बेकार पड़े यहाँ पे देखिए हैंडपम्प के द्वारा बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से रिचार्ज थ्रू हैंड पंप की बात करिए। बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनर्भरण बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनर्भरण आप यहाँ पर रिचार्ज थ्रू हैंड पंप की बात की गई है। तो बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनर्भरण देखिए यहाँ पर ये आपको ब का फिगर है रिचार्ज थ्रू एक सॉरी रुकिए यहाँ पर नहीं हैंडपम्प के माध्यम से यहाँ पर रिचार्ज थ्रू हैंडपम्प देखिए रिचार्ज थ्रू हैंडपम्प मतलब क्या हैंडपम्प के माध्यम से पुनर्भरण की बात की गई है। हैंडपम्प्स के माध्यम से पुनर्भरण की बात आपको की गई। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कहा गया है रिचार्ज थ्रू एबडोनेट डगवेल तो रिचार्ज थ्रू एब्डोनेट डगवेयर की बात यहाँ पर की गई है। रिचार्ज थ्रू एब्डोनेट डगवेयर की बात यहाँ पर आपको की गई। देखिए यहाँ पर बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनः भ्रमण अब यहाँ पर आपको जो खास चीज़ें आपको कही गई उसमें ध्यान दीजिए। रूफटॉप्स यहाँ पे देखिए रूफटॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप रूफटॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप रूफटॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स देखिए फिल्टर्स यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स इसका मतलब देखिए रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जाता है। फिर आगे यहाँ पर कहता है क्या कि अंडरग्राउंड पाइप टैक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूजेज यहाँ जो कहा गया देखिए भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाए भूमिगत पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड पाइप टैक वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूजेज सम्प अंडरग्राउंड जिसे बोलते हैं भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज बोलते हैं SUMP सम्प जल हौज तक ले जाए तो जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। फिर आगे यहाँ पर एक्सेस वाटर देखिए एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प इज टेकन टू द वेल यहाँ देखिए हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। हौज से अतिरिक्त जल आपको कुएं तक ले जाया जाता है। देखिए वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड रिचार्जेज द अंडरग्राउंड कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। टेक वाटर फ्रॉम द वेल जिसको लेटर बोलते हैं टेक वाटर फ्रॉम द वेल बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। टेक वाटर फ्रॉम द वेल लेटर बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ देखिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं यहाँ पे ये था रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये 3.3 फिगर आपके यहाँ पे इमेज शो किया गया था। ये 3.4 है और यहाँ पे 3.3 का जो इमेज आप यहाँ पे देखिएगा वो आपके यहाँ पर आया था चित्र 3.3 यहाँ पर ही रहता है मानसून। अब यहाँ पे एक खास जो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे देखिए इन द सेमी एरिड एंड देखिए इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इन द सेमी एरिड एंड एरिड देखिए सेमी एरिड मतलब आपको एरिड मतलब आपको शुष्क होता है शुष्क जिसे बोलते हैं बंजर भी जिसे बोला जाता है। यहाँ देखिए इन द सेमी एरिड
In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, in the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, particularly in Bikaner, Phalodi and Barma. Phalodi, Phalodi and Barmer. Almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing and drinking water. The tanks could be as large as a big room. One household in Phalodi had a tank that was 6.1 meter deep and 4.27 meter long and 2.44 meter wide. देखिए, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर आपको बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल टांका या सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न तंत्र का अभिन्न तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। तंत्र का आपको अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा है, देखिए the tanks were part of the well developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house of the courtyard. They were connected to the sloping roofs. They were connected to the sloping they were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in these underground tanks. Underground tankas. The first spell of rain was usually not collected, as this would clean the roofs and the pipes. यहाँ जो आपको कहा गया इसमें देखिए जो इसे यहाँ पे देखिए वर्षा का पहले देखिए आपको जो यहाँ पर कहा गया द फर्स्ट जो यहाँ पर आपको है द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड जो यहाँ पर आपको है उसको देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड हैज दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शॉवर्स वाज देन कलेक्टेड। यहाँ इसका ये तात्पर्य हुआ कि वर्षा का जो आपको पहला जल था, वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रह किया जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया द रेन वाटर कैन बी स्टोर। यहाँ पे फिर आगे जो द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शॉवर्स वाज देन कलेक्टेड। फिर देखिए द रेन वाटर कैन बी स्टोर इन द टैंक्स विल द नेक्स्ट rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up. फिर आपके यहाँ देखिए क्या कि टाँका वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। तो फिर आगे यहाँ पे जो आपको है देखिए पार्टिकुलरली इन आपको यहाँ जो कहा गया कि इट कैन देखिए यहाँ द रेन वाटर कैन बी स्टोर इन द टाँकाज टिल द नेक्स्ट लैंडफॉल, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up. Particularly
particularly in summers, rainwater और देखिए रेन वाटर और पारल पानी देखिए रेन वाटर और पारल पानी हैज कॉमनली देखिए हैज कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स इज कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर many houses constructed underground rooms adjoining the takas to beat the summer heat and has it would keep the room cool। यहाँ देखिए टाँका में वर्षा जल देखिए टाँका में जो यहाँ पर कहा गया टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाले। देखिए यहाँ पर टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी देखिए यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाले जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पारल पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। अब यहाँ पर जो खास चीज़ें एक फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है, फिगर को पहले देख लीजिए। फिगर आपको 3.5 में यहाँ पर कहा गया, देखिए एक कूल का इमेज हो देखिए एक कूल लीड्स टू ए सर्कुलर विलेज टैंक हैज इन द खाजा विलेज फ्रॉम विच वाटर इज रिलीज हैज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए एक कुल से आपको वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। खाजा गाँव के चित्र के अनुसार जिससे ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। अब आगे यहाँ पे एक इमेज तो ये हो गया, इसका देखिए दूसरा इमेज भी आपके यहाँ पर है। तो उस इमेज को भी देखिए यहाँ पे एक जो ये जो इमेज है उसमें आपको कहा गया कि रूफटॉप हार्वेस्टिंग यहाँ पे जो आपको कहा गया रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन। देखिए रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड विलेजेज ऑफ द थार। देखिए रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन देखिए रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज इज टेकन थ्रू ए पाइप इनटू एन अंडरग्राउंड टाकाज circular halls in the ground built in main house or in the courtyard. The picture above shows water being taken from a neighbor's rooftop has been used for collection of rainwater. The picture shows a hole through which rainwater flows down into an underground tankage। देखिए ये छत जल यहाँ पे जो कहा देखिए छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में परिचित था। और वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाँका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाँका में आपको चलाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर शो किया गया है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे थोड़ा इसमें आपको ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है उसको यहाँ पे आप देखिए। मतलब एक रोचक तथ्य जो आपको यहाँ पर देखिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। देखिए इट इज इंटरेस्टिंग देखो इट इज इंस्ट्रक्टिंग because
Cherrapunji and Abiko Cherrapunji and Mansin Ram, situated at a distance of 55 kilometers from Shillong, received the highest rainfall in the world. Yet the state capital Shillong faces acute shortage of water. Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from rooftop water harvesting. देखिए, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसिन राव जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूर पर ही स्थित है, और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। अब कुछ एक्टिविटी की बातें यहाँ पर आपको की गई एक्टिविटी देखिए कि फाइंड आउट अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ पर जब कहा गया कि फाइंड आउट अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग इन एंड अराउंड योर लोकेलिटी। तो अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाइए। देखिए यहाँ पर टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द decline, has plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. Some houses still maintain the tankas since they don't like the taste of tap water. टेस्ट ऑफ टैप ये दुख की बात है, दुखद है। आज पश्चिमी राजस्थान में आपको छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या कि फॉर्चुनेटली मतलब फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। फॉर्चुनेट यहाँ पे जो कहा देखिए फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन। यहाँ पे जो आपको कहा कि फॉर्चुनेट इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली adapted to store and conserve water in Gendhatur, a remote backward village in Mysore, Karnataka. Villagers have installed in their households rooftops rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households, nearly 200 households have installed this system, and village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. See figure 3.6 for a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adapted here. Gendhatu receives an annual precipitation. Gendhatu receives an annual precipitation of 1000 millimeter, and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings. Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. From the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amounts to 1 lakh liters. सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीण अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। देखिए यहाँ पर कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में आपको जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के चित्र 3.4 को देखें। हर गाँव में लगभग देखिए हर गाँव में लगभग 1000 हर गाँव में लगभग हर गाँव में देखिए हर इस गाँव में और हर वर्ष इस गाँव में आपको हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा
1000 मिलीमीटर आपको वर्षा 1000 मिलीमीटर वर्षा 1000 मिलीमीटर आपको वर्षा होती है वर्षा आपको होती है। हाँ, 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पे देखिए होती है और मई देखिए और मई और सॉरी और 10 भराई देखिए यहाँ पे क्या और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता या क्षमता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा देखिए 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग आपको 1 करोड़ 336 1 करोड़ लीटर जल एकत्रित किया जाता है। 1 करोड़ जल लीटर आपको एकत्रित किया जाता है। फिर एक यहाँ पे जो एक ख़ास यहाँ पे फिगर तो ये हो ही गया था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको है क्या, तमिलनाडु इज़ देखिए तमिलनाडु इज़ द यहाँ पे जो कहा गया देखिए तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच हैज़ मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। देखिए देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफ़ॉल्टर्स। देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफ़ॉल्टर्स। तमिलनाडु एक ऐसा तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत, वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत, वर्षा जल संग्रहण देखिए यहाँ पे कहा कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत, वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दे आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर्स। आगे यहाँ पर आपको एक फिगर आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे एक आपको फिगर आपको दिया गया है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के यहाँ पर आपको दिखाया गया है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर शो क्या है, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बम्बू ड्रिप देखिए ये बम्बू ड्रिप बांस ड्रिप देखिए बम्बू ड्रिप बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली देखिए इन मेघालय in Meghalaya a 200-year-old system of tapping steam and spring water by using bamboo pipes is prevalent about 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe systems get transported over hundred of meters and finally reduce it to 20 to 80 drops per minute at the site of the plants। देखिए मेघालय में नदियों एवं झरनों के जल को बांध द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। मेघालय में नदियों एवं झरनों के जल को बांध द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में देखिए पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। Picture one bamboo pipes are used to divert perennial springs on the hilltops to the lower reaches by gravity। यहाँ देखिए पहाड़ी शिखरों आप ये चित्र एक पॉइंट आपके चित्र एक में क्या कि आपको क्या पहाड़ी शिखरों पर सदा नहीं रहा पहाड़ी शिखरों पर यहाँ पर आपको जो कहा गया इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए पहाड़ी शिखरों पर आपको सदा निरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक आपको पहुंचाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया पिक्चर 2 और 3 की यहाँ पर बात कीजिए। पिक्चर 2 और 3 आपके यहाँ पर है। देखिए पिक्चर 2 और 3 में यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि देखिए द चैनल सेक्शन मेड ऑफ बम्बू डाइवर्ट अंडर वाटर टू द प्लांट साइट वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ब्रांचेज अगेन मेड एंड लेड आउट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बम्बू पाइप्स द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप्स इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशंस। यहाँ पे देखिए बांस से निर्मित चैनल से पौधे का स्थान तक का जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है।
बाँस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक का जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधेतः बाँस देखिए पौधेतः बाँस पाइप से पौधेतः बाँस पाइप से बनाई बनाई एवं बिछाई गई विभिन्न शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह देखिए पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए जो कहा गया इसमें जो ख़ास चीज़ आपको था पिक्चर 4 की बात यहाँ पे की गई पिक्चर 4 की बातें की गई है। इफ द पाइप्स पास ए रोड दे आर टेकन हाई अबव द लैंड। इफ द पाइप्स देखिए इफ द पाइप्स पास ए रोड दे आर टेकन हाई अबव द लैंड। देखिए यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए पाइप पिक्चर 5 एंड 6 में कहा गया reduced channel suction and diversion units are used at the last stage of water application. The last channel suction enables water to be dropped near the roots of the plants. देखिए संकुचित किए हुए चैनल सक्शन और स्थानांतरण और पथांतर इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर शो किया गया है अंतिम जल चयन सेक्शन से। उसके बाद इस क्रिया के बाद देखिए यहाँ पे जो आपको कहा एक्टिविटी की बात आपको थोड़ा-सा यहाँ पर की गई क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर क्या है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ इंडस्ट्रीज आर पॉल्यूटिंग आवर वाटर रिसोर्सेज। देखिए सूचना यहाँ पे जो कहा गया क्या collect information on how देखिए collect information on how industries are polluting our water resources। ये जो कहा गया देखिए सूचना एकत्रित करे कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। फिर आगे कहता है क्या enact देखिए यहाँ पर क्या है कि enact with your classmates a scene of water dispute in your locality। enact your class देखिए यहाँ पर enact your classmates a scene of water dispute in your locality। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में जल विवाद पर एक नाट्य या प्रस्तुति करें। तो यहाँ देखिए जो चैप्टर है वो पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर है अब यहाँ पर देखिए ये चैप्टर 4 एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर की गई। चैप्टर 4 आपको एग्रीकल्चर है पार्ट 1 होगा एग्रीकल्चर कृषि का। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कृषि का ये पार्ट 1 होगा। इसमें देखिए क्या यहाँ पे देखिए इंडिया इज एन एग्रीकल्चर यहाँ पे जो आपको कहा गया देखिए इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। इंडिया इज एन देखिए यहाँ पे इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। द टू थर्ड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस most of the food that we consume। Beside food grains, it also produces raw material for various industries। फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए वेरियस इंडस्ट्रीज देखिए कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी दो तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों के लिए खाद्यान्नों के अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों का कच्चा माल भी पैदा करती है। खाद्यान्नों के देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि जो खाद्यान्नों के अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय कॉफ़ी मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। अब यहाँ देखो यहाँ जो कहा देखिए कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं। यहाँ आगे कहा देखिए टाइप जो आपके यहाँ मूड है यहाँ देखिए
Moreover, some agricultural products like देखिए moreover some agricultural product like moreover some agricultural product like tea, coffee, spices etc. are also exported। देखिए हम इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद इसके अतिरिक्त आपको कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफ़ी चाय, कॉफ़ी, मसाला इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। एक्सपोर्ट निर्यात जिसे बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात की गई यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग की जो बात की उसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब खेती कृषि के जो प्रकार है वहाँ पर इसको देखिए। देखिए एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know how and socio-cultural practices। Farming varies from a subsistence to commercial type। At present in different parts of India, the following farming system are practiced। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हज़ार वर्षों के दौरान आपको भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात यहाँ पर की गई। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसको बोलते हैं आपको पारंपरिक जीविका निर्वाह कृषि बोलते हैं। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं इसको। यहाँ देखिए क्या कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। Primitive subsistence agriculture is practiced on a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dough, and digging sticks and family community level. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, and suitability of other environmental conditions to the crops grown। देखिए इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। पारंपरिक जीवन निर्वाह देखिए यहाँ पारंपरिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल बोलते हैं हाउ डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यहाँ फिर आपको कहा कि इट इज ए स्लैश एंड बर्न। देखिए कतन स्लैश एंड बर्न मतलब कर्तन दहन प्रणाली से बोलते हैं। स्लैश एंड दहन। इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other cereals and other food crops to sustain their family। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil। Fertility of the soil through natural process। Land productivity in this type of agriculture is low has the farmer does not use fertilizers or other modern inputs। It is known by different names in different parts of the country। देखिए यह कर्तन दहन प्रणाली जिसको स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के अनाज एवं अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़ों से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के जड़ का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि की इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि
किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इस प्रकार की कृषि उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो कहा गया इसको थोड़ा-सा देखिए। कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या आप किस प्रकार की खेती को कुछ नाम दे सकते हैं? इट इज़ देखिए, इट इज़ झूमिंग, देखिए इट इज़ आपको झूमिंग यहाँ पे जो कहा गया झूमिंग, इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। पामलू यहाँ पर फिर आपको क्या कि देखिए पामलू देखिए यहाँ पर क्या पामलू आपके यहाँ पर कहा गया है पामलू इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखिए यहाँ पे जो कहा गया उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि आपको असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में आपको पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए झूमिंग को समझते हैं कि झूमिंग या झूम देखिए क्या होता है। देखिए द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। कोनुको देखिए कोनुको इन वेनेजुला, रोका इन ब्राज़ील, मैसूर इन सेंट्रल अफ्रीका, लेडेंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो यहाँ पे जो कहा गया देखिए कर्तन धर्म प्रणाली स्लेश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में को मिल्पा मिल्पा, वेनेजुएला में कोएनुके, ब्राज़ील में रोका, मध्य प्रदेश में मसूले और इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया देखिए इन इंडिया देखिए इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बीवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोदू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा दाबी और कोमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वर्लेर और वेल्टेर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालयन बेल्ट, खुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए यहाँ पर ये जो कहा गया है कि भारत में भी पारंपरिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामा डाबी, ओडिशा में को पामा डाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालले या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खीर, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। फिर आपके यहाँ पर आगे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 1 आपको यहाँ पर शो किया गया है। फिगर यहाँ पर आपको उसी स्लेश एंड बर्न कृषि का यहाँ पर इमेज आपको शो किया गया है। स्लेश एंड बर्न कृषि बोलते हैं, कताई दहन कृषि जी बोलते हैं। इसके बाद एक और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर रिंझा लिव्ड विथ हर फैमिली इन a small village of the outskirts of Dipu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing, and burning a patch of land for cultivation. She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the spring. Nearby spring. She loves the surrounding. She loves the surrounding and wants to stay here as long as she can. But this but this little but this little but this little girl has no idea about the declining fertility of the soil. Declined fertility of the soil, and her family search for fresh a patch of land in the next monsoon. यहाँ हम देखिए क्या कि रिंझा रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर एवं जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नारे द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वो अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो
फिर देखिए क्या है कि वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस किनारे द्वारा झरनों से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वो अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। देखिए बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द declining fertility of the soil, and her family's search apostrophe as family में अब families search for fresh a patch of land, मतलब patch of land मतलब भूमि का टुकड़ा in the next season। फिर यहाँ पर आगे कहा गया कैन यू नेम द यहाँ पर जो आगे आपको शो किया गया है कि कैन यू देखिए कैन यू नेम द देखिए कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजास। देखो यहाँ पर क्या है कि कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजास फैमिली इज इंगेज इन। कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। क्या देखिए क्या आप बता सकते हैं कि रिंजा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है। यहाँ फिर कहते हैं क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है। आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि गहन जीविका कृषि को समझने का प्रयास कीजिए। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग की बात करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग, देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग की बात करते हैं। गहन जीविका कृषि बात इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग की बात यहाँ पर आपको की गई है। इंटेस्टिंग देखो इंटेंसिव देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग की बात आपके यहाँ पर की गई है। इस प्रकार की कृषि देखो यहाँ पर इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। देखिए इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। देखिए इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में आपको की गहन जीविका कृषि जिसको बोलते हैं। देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या होता है। यहाँ देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग मतलब क्या होता है। देखिए गहन जीविका कृषि आपको होता है। यहाँ देखिए दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए आगे यहाँ पर शो क्या है। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस साइड। देखिए क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार कृषि की जाती है। फिर आपको देखिए दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग्स टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमong सक्सेसिव generations has land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Uh, thus, thus there is enormous pressure on agricultural land। यहाँ देखिए भू स्वामित्व विरासत अधिकार कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा। भू स्वामित्व विरासत का अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। फिर यहाँ आपको देखिए कहा गया कि दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is enormous pressure on agricultural land
यहाँ पे जो ख़ास बात है आपको कि देखिए भू-स्वामित्व में यहाँ पे देखिए भू-स्वामित्व विरासत के कारण भू-स्वामित्व आपको राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब विरासत के कारण देखिए भू-स्वामित्व आपको विरासत के अधिकार के कारण भू-स्वामित्व में आपको विरासत के अधिकार के कारण राइट ऑफ इनहेरिटेंस भू-स्वामित्व आपको विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद अ, होता होता जा रहा है देखिए होता जा रहा है किसान और देखिए होता जा रहा और किसान वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। फिर आप आगे देखिए कमर्शियल फार्मिंग की बात आपके यहाँ पर की गई है कमर्शियल फार्मिंग की बात आपके यहाँ पर की गई है। ये कमर्शियल फार्मिंग क्या है? देखिए द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्म इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वैरायटी जिसको HYB कहते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी HYB सीड्स फर्टिलाइजर्स insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. अब यहाँ में जो कहा गया क्या अधिक कमर्शियल फार्मिंग की बात करें इस प्रकार के कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे कहा गया कि कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स व्हिच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अनदर रीजन मतलब निर्वाह होते हैं सब्सिस्टेंस हम निर्वाह बोलते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो कि एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेशों में जीविका फसल के रूप में आपको उगाई जाती है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया रोपण कृषि को समझते हैं जो इसको हम तो जो यहाँ पे आपको 1 मिनट यहाँ पे तो कुछ इमेजें भी आपको शो की गई है। उस इमेज को यहाँ पे देखिए प्लांटेशन जिसके देखिए यहाँ जो आपको इमेज शो पहला जो इमेज 4.2 में यहाँ पे है क्या बनाना प्लांटेशन देखिए प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया भारत के दक्षिणी भाग में आपको केले की जो रोपण है भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि आपका फिगर में दिखाया गया है। देखिए बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि यहाँ पर केले की रोपण कृषि दिखाई गई है। फिर आपको आगे यहाँ पे एक दूसरा इमेज भी आपके यहाँ पर है बम्बू प्लांटेशन देखिए बम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट बम्बू प्लांट यहाँ देखिए बम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट की बात की गई बम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट यहाँ देखिए भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि यहाँ पर आपको दिखाई गई है। फिर आपको आगे यहाँ पर शो किया गया है प्लांटेशन इज ऑल्सो देखिए प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्लांटेशन इज ऑल्सो ए देखिए रोपण कृषि भी देखिए हम जो देखिए देखिए यहाँ पे प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जो यहाँ पर कहा देखिए प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आपके यहाँ पर हुआ। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बुआई की जाती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बुआई की जाती है।
रोपण कृषि देखिए, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक एक अंतरापृष्ठ रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पाद उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। प्लांटेशन देखो, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ इमाइग्रेंट लेबरर्स all the produce is good all the produce is used has raw materials in respective industries all the product होना चाहिए all the produce is used has a raw material in a respective industries। देखिए क्या है कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन प्रोडक्ट होता है। ऑल द प्रोडक्ट इज यूज हैज़ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा देखिए, in India, tea, coffee, rubber, sugar cane, banana, etc. are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal coffee in Karnataka. North Bengal coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas processing industry देखिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन important रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। देखिए, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। असम, उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। बिक्री के लिए होता है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ पे जो आपको कहा गया, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना etc. आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन बम्बू भी प्लांटेशन क्रॉप्स टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको शो क्या देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न की बात आपके यहाँ पर की गई। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब आपको होता है शस्य प्रारूप को बात हम करते हैं। शस्य प्रारूप की जो बात यहाँ पर की गई, शस्य प्रारूप आपको होते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब आपको हिंदी में उसको बोलते हैं शस्य प्रारूप, आपके यहाँ बोलते हैं। देखिए, यू हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर practices and cropping patterns in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, condiments, etc. constitute some of important crops grown in country. India has three cropping seasons: रबी, खरीफ एंड जायद। देखिए, आपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल और मसाले इत्यादि शामिल हैं।
यहाँ जो कहा गया इसलिए आपको क्या कि ये जो देश में बोए जाने वाले आपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धति और शस्य प्रारूप में प्रतिबिंबित होता है। इससे देश में बोए जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाला इत्यादि शामिल है। भारत में तीन शस्य ऋतुएं हैं। भारत में तीन शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है। रबी ऋतु, जैसे रबी शस्य ऋतु बोल सकते हैं, खरीफ शस्य ऋतु बोल सकते हैं और जायद शस्य ऋतु बोल सकते हैं। यहाँ जो कहा गया देखिए uh, these are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruit, spices and condiments etc. जिसमें आपको यहाँ पर etc. Constitute some of the important crops grown in the country. India has three cropping seasons: Rabi, Kharif, Zaid. India has three cropping seasons: रबी, खरीफ एंड जायद। देखिए सबसे रबी की बात, रबी क्रॉप्स आर, देखिए रबी क्रॉप्स आर यहाँ जो कहा गया, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर इन हार्वेस्टेड इन समर। रबी क्रॉप्स आर सोन, देखिए रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर from October to December and harvested in summer from April to June. Some of the important rabi crops are wheat, barley, peas, gram, and mustard. Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. Availability, यहाँ जो कहा गया देखिए अवेलेबिलिटी यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ इन स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ wheat and other rabi crops. Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. तो यहाँ पर जो आपको कहा गया शस्य प्रारूप में, यहाँ पर देखिए रबी फसलों को, देखिए रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में देखिए, शीत ऋतु में आपको शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता की देखिए पंजाब, यहाँ जो कहा गया पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता के उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, हाउएवर द सक्सेस ऑफ availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones जिसको बोलते हैं वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, आपको पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं। शीतोष्ण आपको होता है वेस्टर्न पश्चिमी टेम्परेट शीतोष्ण साइक्लोन्स विक्षोभ helps in the success of these crops. However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. यहाँ देखिए खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, देखिए यहाँ पर जो कहा गया खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द वन सेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द वन सेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। देखिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, important crops grown during this season are paddy,
पैडी में जोवर ज्वार, आर पैडी में ज्वार बाजरा तूर, जिसको अरहर बोलते हैं, मूंग उड़द कॉटन जूट ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, and Maharashtra. Particularly the Konkan coast, along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. In cities like Assam, West Bengal, and Odisha, three crops of paddy are grown in a year. Three crops of paddy are grown in a year. These are Aman and Boro. देखिए रवि, जो यहाँ पर आपको खरीफ की बात आप कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जो आपको कहा गया कि आपको इसके बाद आपको खरीफ क्रॉप की जो मुख्य बातें थी उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। देखिए खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसलें आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। मानसून के आगमन के साथ आपको बोई जाती है। देखिए इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स आर ग्राउंड विद द वन सेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वन सेट मतलब आगमन होता है। देखिए खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में आपको चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 फसलें धान की आपको 3 फसलें देखिए औस, अमन और बोरो बोई जाती है। ओस, अमन और बोरो आपको बोई जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया है, देखिए इन बिटवीन रबी इन बिटवीन यहाँ पे जो आपको कहा इन बिटवीन रबी एंड इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन्स देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन्स देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर months known as the Zaid season. Some of the crops produced during Zaid are during Jair are rice is gone एक मिनट यार during rice are watermelon during rice are sorry एक मिनट जस्ट में जायद के बाद फिर से देखिए यहाँ पे देखिए इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स known as जायद सीजन some of the crops produced during जायद are during जायद आर वाटरमेलन देखिए वाटरमेलन मस्कमेलन कुकुम्बर वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। यहाँ देखिए रबी और खरीफ फसलों के रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः आपको तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। अब देखिए मेजर क्रॉप्स जिसको मुख्य फसल बोलते हैं उसको यहाँ पे ध्यान दीजिए। मेजर क्रॉप्स की बात यहाँ पे की गई है। देखिए मेजर क्रॉप्स ए वैरायटी ऑफ फूड देखिए ए वैरायटी ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेज। मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया आर राइस मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इंडिया राइस आर मेजर क्रॉप्स ग्राउंड इन इंडिया आर राइस व्हीट मिलेट्स pulses टी कॉफी शुगर कैन ऑयल सीड्स कॉटन एंड जूट etc। देखिए मुख्य फसल जिसे बोलते हैं मिट्टी जलवायु और कृषि। देखिए मिट्टी जलवायु और कृषि पद्धतियों में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज जिसको मिलेट्स बोलते हैं, दालें, चाय, कॉफ़ी और गन्ना, तिलहन कपास जिसको ऑयलसीड बोलते हैं, तिलहन कपास और जूट इत्यादि आपको है। अब देखिए चावल की सबसे पहले बात कर लीजिए। देखिए राइस इज ए स्टेपल फूड क्रॉप। राइस इज द स्टेपल
food crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop. Rice is a kharif crop which require high temperature above 25 degrees C and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. देखिए, आपको यहाँ पर जो बातें मुख्य फसल में जो आपको कहा सबसे चावल की बात, मुख्य फसल में चावल देखिए, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, आपको चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए देखिए जिसे उगाने का आपको उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, यहाँ देखिए राइस कल्टीवेशन की बात आपको की गई है। राइस कल्टीवेशन मतलब चावल उत्पादन, चावल की खेती जिसे बोलते हैं राइस कल्टीवेशन। आपके यहाँ पर इमेज आपको शो किया गया था। चावल की कृषि जिसे बोलते हैं, चावल की कृषि आपको जिसे बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे शो किया गया है क्या, दूसरा जो इमेज आपको शो किया गया है वो क्या, कि राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल यहाँ पर इमेज शो किया गया। फिर आपको उसके बाद यहाँ पर मैप आपको दिया गया है। ये जो मैप इंडियाज राइस मैप दिया गया है, मेजर एरिया और माइनर एरिया यहाँ पर आपको शो किया गया है इस मैप में। देखिए, यहाँ पर जो आपको ख़ास बात देखने को आपको मिलता है क्या, देखिए ये जो अब जो भी आपको ज़्यादा डीप ग्रीन है वो आपको मेजर एरिया हुआ चावल की खेती के लिए, सभी आपको चावल की खेती मेजर एरिया हो गया। और जो आपको शैलो ग्रीन है मतलब कम ग्रीन है वो आपको हो गया माइनर एरिया हो गया चावल की खेती के पूरे भारत का इमेज शो किया गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पे इमेज आपको उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया, अ, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो इमेज यहाँ पर आपको शो किया गया है उसको देखिए। चीन के बाद भारत दूसरा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है। चावल एक आपको खरीफ फसल है जिसे उगाने का आपको उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टा प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। यहाँ चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टा प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। फिर आपको गेहूँ की बात आपको की गई, देखिए गेहूँ मतलब वीट की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए वीट की बात आपको की गई, दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पर क्या, कि दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ ripening. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. There are two important wheat growing zones in the country: the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of the Deccan. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. अब देखिए गेहूँ की थोड़ा यहाँ पर बात आपको की गई है। गेहूँ की जो बात आपकी, गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए निश्चित ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब आपको गेहूँ के साथ अब इसके बाद आपके यहाँ पर है
मिलेट्स की बात आपको यहाँ पर की है। देखिए मिलेट्स मतलब जिसको मोटा अनाज बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं मोटा अनाज को। यहाँ देखिए मिलेट, देखिए ज्वार बाजरा, देखिए ज्वार बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन। देखिए दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, यहाँ पर जो कहा गया देखिए ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, यद्यपि इन्हें मोटा अनाज भी कहा जाता है, कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज भी कहा जाता है। दे हैव, देखिए दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल रागी, ragi is very rich in iron, calcium, and other micronutrients in roughage. देखिए ज्वार is the third most important food crops with respect to area and production. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. Major ज्वार producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. देखिए ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है, अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इनकी सिंचाई की आवश्यकता इसके लिए आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेट्स के बाद आपको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए मिलेट्स के बाद आपके यहाँ पर बाजरा है, बाजरा कल्टीवेशन, बाजरा कृषि जिसे बोलते हैं। बाजरा ग्रोज, और देखिए बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि बाजरा, देखिए बाजरा ग्रोज, ये जो यहाँ पर कहा गया बाजरा ग्रोज, देखिए बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा, देखिए बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए क्या है कि बाजरा यह बलुआ और उत्तरी काली मिट्टी पर, बाजरा जो है ये बलुआ और उत्तरी उत्तरी तो बाजरा जो है बलुआ और उत्तरी काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा आपको बलुआ और उत्तरी काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल, और यह लाल काली बलुआ, दोमट और उत्तरी काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ देखिए क्या मेज़ की बात हम यहाँ पर कीजिए। देखिए मेज़ मतलब आपको क्या होता है, मक्का जिसे बोलते हैं। देखिए मक्का मेज़ की बात, देखिए मेज़ इज ए क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री C to 27 डिग्री C and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season. Also, use of modern inputs such as HYB seeds, fertilizers, and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, and Telangana. यहाँ पर आपको जो कहा गया कि मेजर्स, देखिए मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। मक्का एक खरीफ फसल है। देखिए यहाँ पर क्या, मक्का एक खरीफ फसल है। मक्का एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश वजह से उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। एक बार देखिए बाजरा को फिर से देखिए। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर फिर आपको आगे जो कहा गया मेज की जो बात आपके यहाँ पर होगी, उसके बाद आपको आगे जो यहाँ पर एक मैप दिया गया है भारत में जो गेहूँ आपको है उसका यहाँ पर मैप
जो यहाँ पर आप देखिए एक मैप भारत में देखिए प्रमुख से भारत में गेहूँ बोए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर देखिए मेजर एरिया जो आपको डीप रेड में आपको यहाँ पर है, डीप रेड नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर में कह सकते हैं आप उसको देखिए। और माइनर एरिया ये सभी हो गया जिसमें आपको कम आपको है, ये सभी आपको माइनर एरिया हो गया जहाँ पे आपको कम बोया जाता है, कम गेहूँ की खेती होती है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए उसका पल्सेस दाल की बात यहाँ पे आपको है, एक जो पल्सेस है जो दाल है उसको यहाँ पे देख लीजिए। दालें की जो बात है आपको यहाँ पर है, देखिए दालों की जो बात है उसको यहाँ पर देख लीजिए। पल्सेस मतलब दाल देखिए इंडिया है, देखिए यहाँ पर क्या है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैज वेल हैज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर अरहर जिसको बोलते हैं, उड़द, मूंग, मैसूर, पीज एंड ग्राम। Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crops, all these crops except arahar helps in the restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Therefore these are mostly grown in rotation with other crops. Major pulse producing states in India are Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh and Karnataka। देखिए दालों की यहाँ पर आपको बात की गई है किसकी, यहाँ पर आपको देखिए दाल की बात आपको की, देखिए दाल भारत विश्व में, देखिए भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मटर, यहाँ पर जो कहा गया कि तूर, जिसको अरहर बोलते हैं, तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल, देखिए फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दाल के मुख्य उत्पादक राज्य। अब यहाँ देखिए फूड क्रॉप्स, देखिए फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात कीजिए। फूड क्रॉप्स देखिए यहाँ पर क्या है कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात कीजिए। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों की बात की गई है। तो शुगर कैन, देखिए इट इज ए ट्रॉपिकल, देखिए शुगर कैन इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल हैज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड humid climate with a temperature of 21 degrees C to 27 degrees C and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. It can be grown on a variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. It is the main source of sugar, गुड़ जिसको जैगरी बोलते हैं, जैगरी, खान, देखिए खांड सारी एंड molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana। तो यहाँ पर आपको कहा गया कि शुगर कैन, गन्ना की बात है। गन्ना एक यहाँ पर क्या है कि गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल आपको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने का काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे गन्ना के मुख्य उत्पादक आपको राज्य, गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे हाँ, अब आगे यहाँ पर आपको देखिए तिलहन की बात की जिसको ऑयल सीड्स बोलते हैं। ऑयल सीड्स की बात आपके यहाँ पर की गई है, ऑयल सीड्स। उसके बाद आपके यहाँ पे आपको
ओयल सीड्स भी थोड़ा-सा आप यहाँ पर देख लीजिए। ओयल सीड देखिए इन 2018 देखिए इन 2018 देखिए इन 2018 इंडिया वाज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट रे देखिए इन रेपसीड देखिए इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2018। Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oil seed produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, cotton seeds, lean seed, and sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics, and ointments. तो यहाँ पर जो आपको ख़ास बातें आपको की गई, देखिए तिलहन की बात आपको यहाँ पर की गई है। तो तिलहन की जो बात है आपके यहाँ पर भारत में देखिए 2015 में यहाँ देखिए तिलहन की जो बात है आपको की गई है। तिलहन की बात जो बातें की गई है 2015 में 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो यहाँ पर जो आपको बातें की 2015 में भारत विश्व देखिए 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2015 को भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2015 में देखो सन 2015 में तूरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसल उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी की भांति उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। यहाँ पे देखिए मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद हैं और खाना बनाने में प्रयोग की जाती है। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को प्रसाधन श्रृंगार का सामान प्रसाधन बोलते हैं और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आप आगे यहाँ पर कहा है देखिए, तो ग्राउंड नट को समझिए कि ग्राउंड नट का मीनिंग आपको क्या बन गया। यहाँ पे आपको जो कहा गया मूँगफली और देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड नट आपको हो गया इंडिया और ग्राउंड नट। मूँगफली आपको मस्टर्ड, सरसों जिसे बोलते हैं मूँगफली। कोकोनट आपको नारियल हो गया, नारियल हो गया। कोकोनट आपको शीशम शीशम को ही तिल बोला जाता है। और ग्राउंड नट जो यहाँ पर शीशम को ही तिल बोलते हैं। ग्राउंड नट जिसको सोयाबीन आपको हो गया, कैस्टर सीड हो गया, कॉटन सीड, इलाइन सीड एंड सनफ्लावर आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि मूँगफली ग्राउंड नट को मूँगफली बोलते हैं। मूँगफली, सरसों मस्टर्ड हो गया। सरसों आपको मस्टर्ड आपको हो गया। उसका कोकोनट आपको नारियल हो गया। सीसम मतलब तिल हो गया। सोयाबीन मतलब सोयाबीन ही हो गया। उसके बाद आपको कैस्टर सीड, देखिए कैस्टर सीड मतलब आपको अरंडी जिसे बोलते हैं। कैस्टर सीड मतलब अरंडी हो गया। कॉटन सीड मतलब आपको बिनौला हो गया। और आपको कॉटन सीड, बिनौला, लीन सीड, देखिए लीन सीड मतलब आपको अलसी, देखिए लीन सीड मतलब अलसी होता है। और आपके यहाँ पर लीन सीड अलसी होता है। फिर आपको सनफ्लावर, सूरजमुखी होता है। यहाँ पे जो आपको कहा गया ग्राउंड इसमें देखिए एक बार फिर से कि कॉस्मेटिक हाउएवर सम ऑफ दिस आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। देखिए ग्राउंडनट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। गुजरात was the largest producer of groundnuts, followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2019-20. Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crops in north and rabi crops in south India. Castor seed is grown both as rabi and kharif crops. जो यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि मूँगफली खरीफ की फसलें मूँगफली आपको खरीफ की फसलें तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूँगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल उत्तरी भारत में आपको खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही ऋतु में अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में बोया जाता है। यहाँ पर जो कहा गया सीसम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। कैस्टर सीड मतलब जिसको हम अरंडी बोलते हैं। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ हैज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। फिर आपको यहाँ पर टी की बात की, चाय की बात आपके यहाँ पर की गई। यहाँ से
देखिए चाय की बात थोड़ा-सा कर लेते हैं। देखिए कल्टीवेशन, देखिए टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट beverage crop introduced in India initially by the British. Today most of the tea plantations are owned by Indians. The tea plants grows well in tropical and subtropical climates endowed with deep and fertile, well drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes, देखिए bushes require warm and moist forest free, देखिए moist forest free forest free climate all through the देखिए यहाँ पर क्या all through the year. Frequent showers, देखिए frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. Tea is a labor intensive industry. It requires abundant, cheap and skilled labor. Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Major tea producing states like Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala. Apart from this, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, and Tripura are also tea producing states in the country. In 2018, India was the second largest producer of the tea after China. देखिए चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण यूपीय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के वर्ष भर आपको कोसन, नम और पारा रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाले वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताज़गी बनाए रखने के चाय की पत्तियाँ बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। तो इस चीज़ को यहीं तक आपको देखिए यहाँ पे इमेज शो किया गया था। इससे पहले वाले इमेज में वीडियो में सॉरी देखिए ये शुगर कैन कल्टीवेशन है, मतलब गन्ने की कृषि है। फिर आपको ग्राउंड नट, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। ये जो इमेज आप शो कर रही थी, तीनों इमेज, ये आपको इसमें ग्राउंड मूंगफली, देखिए मूंगफली और सूरजमुखी, सूरजमुखी और आपको क्या मस्टर्ड सरसों का जो खेती है वो पूरी फसल है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है काटने के लिए। तो आप यहाँ पर उसके बाद आपको कॉफ़ी जो आपको बच रहा है, टी के बाद जो आपके यहाँ पर कॉफ़ी बच रहा है वो हम अगले वीडियो में आपको देखें। कॉफ़ी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कॉफ़ी जो आप यहाँ से आपको देख रहे हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।